सही। तो ये जो टॉपिक है ना प्योरली हमारा थ्योरेटिकल होगा, समझे, हमें इसके अंदर जो है ना वो प्रैक्टिकल को खास करने का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें ज़्यादातर जो है ना वो कॉन्सेप्ट है जो कि आप अभी तक पढ़ चुके हैं ना, जिसको आप अभी तक प्रैक्टिकली परफॉर्म कर चुके हैं। आपके उन कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने का अब जो मकसद है ना वो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे। यानी फर्ज करें आपने एक वेबसाइट बनाई, और उस वेबसाइट के अंदर आपको किन किन चीज़ों को ख्याल रखना है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना है, वो हम अभी यहाँ पढ़ेंगे। सही है। तो ऐसा नहीं होगा कि हमने बस काम किया और हम बस कोई प्रैक्टिकल करके उड़ गए, लेकिन ऐसा आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी लाजमी कि आपने वेबसाइट तो बना ली, लेकिन अब आपके जो है ना माइंड में ये बात होनी चाहिए कि यार जब मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल हैं, कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि जो कि एक अच्छा वेबसाइट डिज़ाइनर जो है ना उसको अपने जहन में रखने होते हैं, ठीक है, वाइल डिजाइनिंग अ वेबसाइट और डूइंग सम वर्क ऑफ हिज और हर वेबसाइट, ठीक है। बिकॉज आप वेबसाइट तो डिजाइन कर लोगे, आप कुछ भी बना के ले आओगे, ठीक है, आपका क्लाइंट जो है ना वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर देगा, वो क्या नहीं यार ये डिजाइन अच्छा नहीं है, ठीक है, या मैंने तो ये डिजाइन, या मैंने तो दूसरे वाले जो मेरा डिजाइनर था उससे ये डिजाइन देखा था, आपका तो बिल्कुल ही उस मुकाबले का नहीं है। तो अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट्स होंगे ना, तो फिर आप जब डिजाइन करने बैठोगे तो आप सोचोगे कि यार ये वाला टूल या ये वाली डिव या ये वाला एलिमेंट यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, मैं इसके अंदर अगर थोड़ा सा होवर और मैं इसके अंदर थोड़ा सा शेडो कम कर दूं, उसको जरा ग्रेसफुल मीन्स की तरफ लेकर आऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सारे वो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ना एक अच्छा डिज़ाइन के लिए रेडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है। तो आप लोग मुझे बताएं कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है। सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट। बिलाल तुम बताओ, तुम्हारे लिए यूज़र इंटरफेस क्या होता है, तुम्हारे मतलब तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से तुम कैसे यूजर इंटरफेस को डिजाइन करोगे। स्टार्ट करो। जी बिल्कुल। बताओ। सोचो, मैं एक मिनट आ रहा हूँ। सोचो आप लोग भी तुम्हारी नौकरी कर रहे हैं। जी। और वहाँ कौन कौन बैठा हुआ है, बिलाल तुम्हारे साथ। कबीर बताओ क्या होता है यूजर इंटरफेस, पता है कुछ। जी। पढ़ के मत बताओ, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में। हाँ। अच्छा, तुम बताओ सारे। सर वो यूजर के लिए सारी चीजें उसके हिसाब से प्रोग्राम बताओ एमएल, एमएल बताइए क्या होता है यूजर इंटरफेस। जी। यूजर इंटरफेस यूआई। एमएल आपसे पूछ रहा हूँ। और कोई बता सकता है। अच्छा, और कोई जूबिया। सही, इरसा। कुछ हद तक। वीर साहब। सही, कुछ हद तक सही कह रहे हो। थोड़ा फॉर्मली डिफाइन करेंगे तुम्हारी बात को आगे।
तुम्हारी बात को मैं थोड़ा फॉर्मली डिफाइन करूंगा आगे, तुम कुछ हद तक सही कह रहे हो, काफी करीब हो। भाई हम एटीएम मशीन पे जाते हैं, कौन कौन आज तक एटीएम मशीन पे गया और कुछ पैसे निकाले उसने? सब गए या बस इतने से गए? मतलब सारे नहीं गए, लेकिन आप सबको पता है एटीएम मशीन का, किसी ना किसी के साथ तो गए होंगे सभी लोग। ठीक है? ये एटीएम मशीन ही लगी हुई है सामने, ठीक है? उसपे क्या होता है, आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, फिर वो आपसे पूछता है कि आपने अपना जो पिन कोड है वो एंटर करना है, और आप एंटर करें, और देन आप अगर एंटर करते हैं और सही होता है तो वो आपको एक आगे एक और स्क्रीन पे ले जाते हैं, जहाँ पे आपके पास ना ऑप्शन होता है कि आपने जो है ना वो भाई मैं अपना बैंक अकाउंट की कार्ड लगाता हूँ ना मशीन में, किसी भी बैंक अकाउंट की मशीन में, तो वो मुझसे पूछता है कि आपका करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है। मैं कहता हूँ करंट अकाउंट है, फिर तो वो कहते हैं कि अच्छा आप ये बताइए कि क्विक ट्रांजेक्शन दे रहा होता है कुछ 10,000 20,000 5,000, या कैश विड्रॉ का पूछ रहा होता है कि फंड ट्रांसफर बिल और वो फंड वट एवर जो भी चीज़ है, ठीक है? अब हम कहते हैं भाई फंड ट्रांसफर या कैश विड्रॉ, तो वो बता पूछता है भाई आप अमाउंट बता दें, हम उसका अमाउंट बताते हैं, वो पैसे निकाल के दे देता है। तो आप मुझे बताएं कि इसके अंदर आपको क्या लगता है कि यूजर इंटरफेस कहाँ होगा? वो जो बटन है ना, वो जो बटन लगे होते हैं जिसमें मैं नंबर टाइप करता हूँ, या वो जो स्क्रीन होती है जिसपे जाकर मैं जो है ना वो टच करके और अपना करंट अकाउंट सेलेक्ट करके या कैश विड्रॉ सेलेक्ट करके अपना अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर लेता हूँ, वो यूजर इंटरफेस होता है। सही है? मतलब जरा यहाँ पढ़े इसकी डेफिनेशन को। किसी को समझ में आया कुछ? तो यूजर इंटरफेस क्या है? यूजर इंटरफेस इज अ मींस बाय व्हिच a user and a कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है? तो एक यूजर और एक कंप्यूटर सिस्टम इंटरेक्ट करता है, ठीक है? उससे हम यूजर इंटरफेस, अब वो मीन्स यानी वो जराए या वो जो है ना वो टूल्स, फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर के साथ एक यूजर कैसे इंटरेक्ट कर सकता है? लेट्स से अभी आप लोग देख रहे हैं, आप लोग प्रोजेक्टर देख रहे हैं ना, तो ये प्रोजेक्टर मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है, और मैं इस लैपटॉप से कैसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ? और कीबोर्ड और माउस, ऐसे ही है। तो इस कंप्यूटर के यूजर इंटरफेस क्या क्या हो सकता है? कीबोर्ड, माउस, यूएसबी पोर्ट्स और चार्जर पोर्ट, ऐसे ही है। जितनी भी पोर्ट्स हैं साइड में इसकी, ठीक है? और इसके अलावा जैसे मेमोरी कार्ड की स्लॉट है या हेडफोन की जैक है, ठीक है? वॉट एवर जितने भी यहाँ पोर्ट्स हैं, और इसके अलावा कौन सी जगह? चार्जर, और आपका क्या कह सकते हैं यार, ट्रैक पैड, और ये हमारा जो कीपैड है, कीबोर्ड है, ठीक है? इन सारी चीजों से ये हमारे कंप्यूटर के यूजर इंटरफेस है। नॉर्मली कंप्यूटर का यूजर इंटरफेस क्या होता है? माउस, कीबोर्ड और उसकी यूएसबी पोर्ट्स वगैरह या इंटरनेट की जो पोर्ट होती है, ठीक है? तो नॉर्मली ये कंप्यूटर का यूजर इंटरफेस होता है। अब इसके नतीजे में बनने वाला जो एक्सपीरियंस होता है ना, कि मैंने ये ट्रैक पैड यूज किया, क्या मेरी स्लाइड्स चली, नहीं चली, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये यूजर एक्सपीरियंस कहलाता है, ठीक है? तो ये यूजर इंटरफेस हम समझे यहाँ पर एक एटीएम मशीन के जरिए। आगे बढ़ते हैं। तो यूजर इंटरफेस डिजाइन क्या होता है? ये क्लियर शायद ना हो रहा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, यूजर इंटरफेस डिजाइन क्या होता है जी? यूजर इंटरफेस डिजाइन इज द डिजाइन ऑफ वेबसाइट एप्लीकेशन, हाँ, एप्लीकेशंस और डिफरेंट अप्लायंसेस, ठीक है? यहाँ पे अप्लायंसेस का वर्ड ऐड है, आप इसमें वर्ड एप्लीकेशन का भी एक ऐड कर सकते हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन आपको मिल रही होगी, यानी आपकी जो वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है? अप्लायंसेस हो गए, कंप्यूटर्स हो गई, और इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो गई आगे एंड में, ठीक है? तो जितनी भी आपकी इस तरह की एप्लीकेशन होंगी ना, उनका जो डिजाइन होगा, यानी फर्ज करें कि आपने ये जो भी डिजाइन आपके सामने नजर आ रहा है, इसमें 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है? ऊपर भी टेक्स्ट है और नीचे भी जो है ना वो पैराग्राफ या नॉर्मल एक पॉइंट जो है ना वो चल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका यूजर इंटरफेस, यूएक्सडी, ठीक है? आपको पता है कि अब यूएक्स जो यूआई यूएक्स वाले होते हैं ना, उनकी भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स आ रही हैं।
अब से 4 साल पहले अ, जब हम नए नए सीख रहे थे ना, तो उस टाइम ये होता था कि अगर किसी को डिजाइन बनाना आता है तो वो क्या करता था कि वो डिजाइन जो है ना इंटरनेट पर अपलोड कर देता था, या फिर हम इवन फर्स्ट जो है ना काफी सारे डिजाइन जो है ना W3 लेआउट से उठाए, और अभी भी जरूरत पड़ती है ना तो कोई बाय कर लेते हैं किसी क्लाइंट के लिए। लेकिन ना आपको पता है कि बाकायदा फील्ड है ये, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग जो है, या यूएक्स या यूआई जो है ना यूजर इंटरफेस डिजाइन जो है, ये बाकायदा अब एक फील्ड बन चुकी है। आपको बाकायदा पे किया जाता है कि आप अच्छे डिजाइन बनाएं यूजर्स के लिए, जो इंटरेक्टिव हों, जो इमर्सिव हों, जो डिफरेंट हों, ठीक है, यूनिक हों। और आपको जो है ना अच्छी सैलरीज मिल रही होती है बाकायदा, मतलब आपको नहीं, जो काम लोग कर रहे होते हैं उनको अच्छी बाकायदा सैलरीज मिल रही होती है। तो ये एक बहुत अच्छा जो है ना डाइवर्स फील्ड बन गई है। अब इस पे काम हो रहा है बाकायदा, लेकिन इसके लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, और क्रिएटिव होने के लिए आपको जो है ना वो पहले कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, पहले आपको डिजाइनिंग आनी चाहिए, और फिर आपको ना कॉन्सेप्ट सीखने चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो भाई यूआई डिजाइन जो है ना वो टुगेदर करता है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है, यानी आपकी वेबसाइट का जो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है उसकी बात हो रही है। अब इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है कि भाई इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चरिंग एंड लेबलिंग कंटेंट इन दी एग्जैक्टली इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल वे। यानी आपकी जो वेबसाइट होगी ना, आपका लेट से पूरा एक वेब पेज है, वेब पेज नहीं, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, अभी मैं हर तरह के ले रहा हूँ। आपका ब्रोशर बना हुआ है, बाहर किसी ने देखा स्टूडेंट उसका बना हुआ है, वेबसाइट का प्रोजेक्ट ऑफ द मंथ का बना हुआ है, उसका बना हुआ है एक और थिंक स्टूडेंट ऑफ द मंथ का भी लगा हुआ है। हाँ, स्टूडेंट ऑफ द मंथ का लगा हुआ है, क्या नाम है उसका? यूसुफ यूसुफ नाम। तो खैर यूसुफ नाम का एक स्टूडेंट है, उसका स्टूडेंट ऑफ द मंथ लगा हुआ है। अब आप एक बात बताओ, आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा कि कोई चीज मिस हो रही है उसके अंदर? ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? यानी आप कहो कि नहीं यार, इसके अंदर जो है ना वो ये होना चाहिए था। वो वो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट होता है ना, बच्चे थोड़े इसलिए। हाँ, नूब कह लो, न्यूबी, न्यूबी। तो भाई अब आप लोग अगर डिजाइन देखा करो ना जरा, आजकल जहां पे भी आप लोग जरा देखा करो डिजाइन, तो उनमें ये चीज नोट किया करो कि क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन जितनी जरूरत थी उतनी मिल रही है या नहीं मिल रही। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट ऑफ द मंथ बनाता हूँ इस क्लास में से किसी को, ठीक है, अब मैंने बना दिया और मैंने ना उसका आर्टवर्क डिजाइन करवाना है, तो यहाँ पे जो भी टीचर लेट से डिजाइन करते हैं, जो भी यहाँ पे बंदे डिजाइन करते हैं, मैं उसको कह दिया कि यार ये स्टूडेंट है, इसको स्टूडेंट ऑफ द मंथ बना दो, या लेट से मैं उसको कह दूंगा भाई 9 to 11 का एक स्टूडेंट है मेरे पास, और वो स्टूडेंट ऑफ द मंथ आया है इस मरतबा, उसको हमने डिसाइड किया कि स्टूडेंट ऑफ द मंथ बनाएंगे। तो आप इसका एक आर्टवर्क बना दो और वहाँ मुझे उसको पोस्ट कर दो फेसबुक पर भी, जो फेसबुक का ग्रुप है, पेज जो एपटेक का, उस पर भी, और ये यहाँ पे वॉल पे भी लगा दो। और लेट से यहाँ पे वो पेस्ट हो गया, उसने मुझे बता दिया कि सर ये देखें लग गया है। अब मैंने आके देखा तो स्टूडेंट का नाम ही नहीं है, स्टूडेंट ऑफ द मंथ जिस स्टूडेंट को मैंने बनाया है उसका नाम ही पोस्टर पे नहीं है, तो वो पोस्टर सिवाय गार्बेज के और कुछ नहीं रह जाएगा। सही है। इसी तरह अगर आपकी वेबसाइट आपने बनाई और कस्टमर ने कहा कि यार ये मेरी इंफॉर्मेशन है, या ये मेरा सारा जो ना वो कारोबार चल रहा है, ये सब कुछ आपने लगाना है वेबसाइट के ऊपर, ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारा डाटा है, ये वर्ड की फाइल में आपको दे रहा हूँ, ये सब, ये देखें एक्सेल के सारे स्टेटिस्टिक्स हैं, ये सब आपने वहाँ पे शो करना है। ठीक है, और पता ये चला कि जी मैंने वहाँ पे जाना यूजर का अबाउट अस ही नहीं लिखा, या अबाउट अस नहीं लिखा, चलो वो तो फिर भी चलता है ना, वेबसाइट यूजर के नाम पर है तो फिर भी पहुंच जाएगा बंदा किसी ना किसी तरह से। लेकिन मैंने प्रोडक्ट ही नहीं डाली, या मैंने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, तो वह वेबसाइट किसी काम की रहेगी या नहीं रहेगी? तो एक अच्छा यूजर इंटरफेस डिजाइन बनाने के लिए हमें इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर को लाजमी कंसिडर करना पड़ेगा, लाजमी इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर इसके अलावा सेकंड कौन सा आता है? इंटरेक्शन डिजाइन। वेबसाइट ऐसी ना हो कि यूजर उससे इंटरेक्ट ही ना कर सके। सही है, वेबसाइट को ऐसा होना चाहिए कि यूजर उससे आसानी से इंटरेक्ट कर सके। ऐसा ना हो कि वो जो है ना वो आपने बटन ऐसे बनाए हुए हो, या आपने उसका लेआउट इस तरह का सेट किया हुआ हो कि जो है ना यूजर उससे इंटरेक्ट ही ना कर सके। आपने उसका लेआउट ऐसा सेट करना है कि यूजर उससे आराम से इंटरेक्ट कर सके, उसको कोई ऐसा ऐसा ना हो कि एक पेज के सबसे एंड पे लेफ्ट साइड पे बॉटम पे बटन लगा हुआ है, अब यूजर से आप जो है स्क्रॉल किया जाए उनको पता ही नहीं है कहाँ लगा हुआ है, उससे उसकी नजरों से भी गुजर गया, तो यूजर इंटरेक्ट वेबसाइट से नहीं कर पाएगा। तो आपने ऐसा कोई डिजाइन बनाना है जिसके अंदर यूजर आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट कर सके। फिर इसके अलावा विजुअल डिजाइन भी आपका अच्छा होना चाहिए।
जो लुक वाइज है ना वेबसाइट, अच्छी एस्थेटिक वेबसाइट होनी चाहिए, अच्छी फील आनी चाहिए, डिसेंट होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि आपने गोला घंटा बना दिया, ठीक है, ऑरेंज येलो ब्लू रेड, ऐसा भी ना हो। हाँ वो भी बिल्कुल से कहते हैं ना, एक येलो कलर होगा तो इतना तेज येलो कलर होगा, ऑरेंज कलर होगा तो इतना तेज होगा, पिंक कलर होगा तो फिर भर दी वेबसाइट पिंक कलर से, ठीक है, ऐसा ना हो। एक अच्छा डिसेंट विजुअल डिजाइन होना चाहिए, ठीक है। जो आंखें हैं ना, आईज जो है, वो एक्सेप्ट करें उस डिजाइन को। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपकी आंखें एक्सेप्ट करें, बाकी पूरी दुनिया जो है ना वेबसाइट खोलने की मतलब वो कोशिश ही ना करे, और वो मतलब डिजाइन आपका ना देखना चाहे। आपका डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो कि हर कोई ना देखे तो कहे हाँ यार ये डिजाइन अच्छा है, अच्छा लग रहा है, आईज को भी अच्छा लग रहा है। एक होता है ना कि आपका डिजाइन एक ऐसा होता है जो आईज को अच्छा लगता है बाकायदा, तो डिजाइन इस तरह का होना चाहिए जो कि अच्छा लगे विजुअली। कोई ऐसा ना हो कि आपने कोई डिव बहुत ही बड़ी बना दी, कोई बटन इतने बड़े बड़े बना दिए, 100 पिक्सल के बटन बना दिए, पता चला पैडिंग दी है कितनी बटन में, 100 पिक्सल की, फॉन्ट साइज कितने, वो फॉन्ट साइज ही वही वही छोटा 11-12 वाला, तो ऐसा भी ना हो, ठीक है जी। यार वो तो बात बिल्कुल सही है कि क्लाइंट पे डिपेंड करता है, लेकिन आप भी तो डिजाइनर हो ना, मार्केट में आपकी भी तो वैल्यू होनी चाहिए ना। आपकी वैल्यू तभी बनेगी जब आपके हाथों से अच्छे अच्छे डिजाइन बन के जा रहे होंगे, क्योंकि वो डिजाइन मोर और लेस समझो तुम्हारे ही पोर्टफोलियो में ऐड होंगे ना, वो क्लाइंट के पोर्टफोलियो में ऐड नहीं होंगे, वो डिजाइन है वो तुम्हारे ही पोर्टफोलियो में ऐड होंगे कि तुमने बनाए हैं। इसलिए अब क्लाइंट का तो काम निकल गया, एक साल के लिए होस्टिंग दी उसने, खत्म काम। तुमने तो वो पूरी जिंदगी के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हैं कि यार देखो मैंने ये डिजाइन बनाया था, तो तुम्हें क्योंकि अपने पास रखने हैं, इसलिए डिजाइन अच्छा हो। वैसे तो हाँ यही वाली बात है कि जैसे अगर अगर क्लाइंट आपसे सोना मांगे तो क्लाइंट को सोना दो, मट्टी मांगे तो मट्टी दो, बस अपनी पेमेंट से गर्ज रखो। लेकिन कोशिश करो कि डिजाइन अपने हिसाब से बेहतरीन होना चाहिए, अपने एंड से कोशिश करो। अच्छा, यूजर इंटरफेस डिजाइन के कुछ पार्ट्स हैं ये, जिसमें इनपुट कंट्रोल्स हैं, ठीक है, नेविगेशनल कंपोनेंट्स हैं, इसके अलावा इंफॉर्मेशन कंपोनेंट्स हैं, और कंटेनर्स तो हमारे जो हम डिव्स वगैरह इस तरह की चीजें जो एलिमेंट्स को कंटेन कर रही होती हैं, वो एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। इनपुट कंट्रोल्स में हमारे जो फॉर्म्स के एलिमेंट्स आ गए, जो हमने फॉर्म के एलिमेंट्स पढ़े थे, बटन्स टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह, वो सब आ गए इनपुट के अंदर, ठीक है। नेविगेशनल कंपोनेंट्स के अंदर बटन्स आ सकते हैं, हमने वो पढ़ी थी, लिस्ट पढ़ी थी, उसको ना नैप बार बना देते हैं लिंक्स वगैरह के थ्रू, तो वो आ सकती हैं, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, हमने लिस्ट पढ़ी थी और वो किस तरह थी, एक के बाद एक आ रही थी हॉरिजॉन्टली, है ना, एक के बाद एक बराबर में आ रही थी, हम उनको वर्टिकल करके उनको अच्छी पैडिंग वगैरह देकर अच्छे बॉक्सेस की सूरत में उनको भी नेविगेशन की के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट में जो वो होता है, पैराग्राफ हो गए, टेक्स्ट एरिया हो गया, इस तरह की जो टेक्स्ट एरिया तो फिर इनपुट के लिए होता है, पैराग्राफ्स हो गए, स्पैन्स हो गए, हेडिंग्स हो गई, वो ऐसी होनी चाहिए कि यूजर को जो है ना वो समझ में आए, सामने वाला जो बंदा होगा उसको वो बातें समझ में आनी चाहिए, सही है। अच्छा ये सारे कंट्रोल यहाँ पे गिवन है, इनको पढ़ लीजिएगा, इस पे इतना टाइम नहीं लगाते। मैं ये स्लाइड्स दूंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। अगर बुक नहीं भी मिले ना तो मैं उससे पहले तो मैं स्लाइड्स दूंगा, टेंशन नहीं लो, सही है। अच्छा फिर यूआई डिजाइन की प्रिंसिपल्स है ना कुछ, तो ये वो यूआई डिजाइन के प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि हमें क्या रखना है ध्यान, किस चीज का ध्यान रखना है हमें, स्ट्रक्चर का, कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर एक यूनिफाइड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट जो है ना वो एक पेज किसी पैटर्न को फॉलो कर रही है, किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और एक पेज किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए वेबसाइट, ऐसा भी ना हो कि सब कुछ हेडर में रख दिया, ऐसा भी ना हो कि सब कुछ सेक्शन में रख दिया, ऐसा भी ना हो सब कुछ फुटर में रखने की कोशिश की, ठीक है। एक अच्छा वेल मेंटेन्ड डिजाइन होना चाहिए। अच्छा ऐसा होता है कभी कभी कि हम ना डिस्टेंस बहुत कम रखते हैं, हम डिस्टेंसिंग नहीं करते वेबसाइट पे एलिमेंट्स के अंदर, जबकि अगर आप देखो ना इंटरनेट पे जाओ तो आजकल डिजाइन के अंदर क्या हो रहा है कि हम डिस्टेंसिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि आपकी जो एलिमेंट्स होंगे ना उनका डिस्टेंस आपस में जो है ना वो एक अच्छा होगा, अच्छा जैसे कहते हैं ना रिमार्केबल होगा बकायदा, ठीक है, जिसको आप मतलब नोटिस कर सकते हो। वो इसलिए क्योंकि ना डिजाइन बहुत ज्यादा सिंपल हो गए, वाइट वाइट जो ना वो एक वाइटिश टाइप की जो थीम्स होती हैं, वाइटिश ग्रे या इस तरह की जो थीम्स होती है वो काफी ज्यादा चल रही हैं,
तो डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है एलिमेंट्स के दरमियान, ठीक है। इसके अलावा सिंप्लिसिटी, तो वेबसाइट के अंदर वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डिज़ाइन है, उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। अगेन बता दिया, वेबसाइट में गोला घंटा कहीं भी मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर मौजूद होगा तो समझना है कि आपको डिज़ाइन अप्रूव बहुत मुश्किल से होगा और नहीं भी होगा मे बी, ठीक है। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? विजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, विजिबल हो। ऐसा ना हो कि वेबसाइट इतनी कॉम्प्लेक्स बना दी हो कि जो है ना वो कुछ एलिमेंट्स मिल ही नहीं रहे, या कोई बटन आप, उसका फंक्शन तो है वेबसाइट में, अब फंक्शन है वेबसाइट में डेटा अपलोड करने का, पिक्चर अपलोड करने का, लेकिन वो नजर ही नहीं आ रहा, वो नजर ही नहीं आ रहा, सही है। तुम में से कुछ लोग जानते होंगे फेसबुक पर प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन पता है सबको, सबको ही पता होगा माशाल्लाह से, बिल्कुल। उसमें एक ऑप्शन होता है, अब से कुछ टाइम पहले तक तो यूज किया है मैंने, अभी लास्ट बार टाइम ना मसला हुआ था, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप ना प्रोफाइल पिक्चर विदाउट क्रॉप किए पूरी अपलोड कर सकते हो। अभी है या नहीं है? है? अरे आज की बात नहीं कर रहा, कल। भाई कुछ टाइम पहले तक फेसबुक में एक ऑप्शन था, अब तो काफी टाइम हो गया प्रोफाइल पिक्चर अपडेट किए हुए, आपको ना पिक्चर पूरी अपलोड करने का ऑप्शन मिलता था। पूरी आपका मतलब है कि वो क्रॉप नहीं होती थी, स्क्वायर शेप में नहीं होती थी, वो पूरी पिक्चर, अगर लेट से आपकी विड्थ ज्यादा है, पिक्चर की हाइट ज्यादा है, देखा इनको पक्का पता है भाई, कह रहा हूँ सारे यहाँ पे पूरे पक्के हैं। हाँ, अब तो पिक्सल वगैरह का भी मसला होता है, नहीं वो तो पहले भी होता था, मैं कह रहा हूँ विड्थ और हाइट ना वो पूरी ले लेता था अगर आपकी पिक्चर की हाइट ज्यादा है। अभी है? अच्छा, हमसे तो नहीं भैया, अभी दो दिन कुछ दिनों पहले ही है। अच्छा खैर भाई, हमें नहीं पता, बताइएगा, हमें कुछ दिनों पहले की थी, हमसे तो नहीं हुई थी। तो खैर, तो वो ना ऑप्शन है, अब फेसबुक उसको इतना विजिबल नहीं रखती भाई, वो ना इतनी आसानी से नजर नहीं आता। जैसे मैं बताऊं ना, मैंने कितने दिन, मुझे शायद 2 वीक्स भी नहीं हुए प्रोफाइल पिक्चर अपलोड किए हुए, लेकिन मेरी वो पिक्चर ना स्क्वायर शेप में ही आई है, जबकि वो स्क्वायर शेप में थी नहीं, उसकी हाइट ज्यादा थी और विड्थ नॉर्मल जैसे पिक्चर की होती है। तो क्या इशू हुआ? वही डेस्क जो प्रोफाइल पिक्चर होती है, तो क्या मसला हुआ, वो जी क्रॉप हो गई, वो स्क्वायर शेप में आ गई, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता, ठीक है। तो फेसबुक ना उसको इतना, उस कंट्रोल को इतना विजिबल नहीं रखती। फोन रख दें अभी नहीं कहा आपको देखने के लिए, नजर आ रहे हैं यहाँ से, तो फेसबुक उतना उसका उसको इतना ना विजिबल नहीं रखती। अब वो तो डेलिबरेटली नहीं रखते ताकि ज्यादातर यूजर्स की पिक्चर जो है स्क्वायर शेप में हो, ताकि अगर फेसबुक को कहीं और यूज करनी हो वो पिक्चर्स, तो वो यूज कर सके, ठीक है। इसलिए फेसबुक इसको इसलिए जो है ना डेलिबरेटली इतना ज्यादा नहीं शो करता है। पहले भी लोग क्या करते थे, वो m.facebook.com पे जाते थे, वहां से प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करते थे, वो पूरी अपलोड करके देता था, तो फिर वो मसला नहीं होता था यूजर्स को, ठीक है। m.facebook.com मोबाइल वाला वर्जन ओपन हो जाता है उसमें, तो हम लोग उससे करते थे, मोबाइल वर्जन फेसबुक का ओपन हो जाता है m.facebook.com अगर सर्च करोगे तो। खैर, तो विजिबिलिटी का ये मसला होता है, आपके कंट्रोल्स, आपकी इंफॉर्मेशन, आपका डाटा सब विजिबल होना चाहिए। बिलाल बातें मत करो, आपका डाटा सब विजिबल होना चाहिए यूजर को, ऐसा ना हो कि कोई चीज इतनी हिडन हो कि यूजर के काम की हो और यूजर को ना नजर आ रही हो, ठीक है। फिर इसके अलावा टॉलरेंस का मतलब क्या है? टॉलरेंस का मतलब क्या होता है जी? क्या मतलब होता है टॉलरेंस का? बर्दाश्त? ये मतलब नहीं है इसका, उसका मतलब ये है कि आपका डिजाइन ऐसा हो कि अगर यूजर आपके कंट्रोल्स के साथ, फर्ज करें कोई एरर परफॉर्म करने की कोशिश करे, यानी आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है टेक्स्ट के लिए, यूजर उसमें नंबर लिखने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है, आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया नंबर्स के लिए, अब यूजर उसमें कोई टेक्स्ट लिखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो वेबसाइट में एरर आएगा, एरर आएगा ना। तो आपकी वेबसाइट को ऐसा होना चाहिए कि वो इस एरर को टॉलरेट करे, सही, उस एरर को बर्दाश्त करे और पेज क्रैश ना हो। तो आप जावास्क्रिप्ट लगाएंगे वहां पर, टॉलरेट करने का मतलब ये है ना कि बर्दाश्त कर सकने वाला, बर्दाश्त करने का मादा जो होता है ना बेसिकली, बर्दाश्त करने की सकत, तो बर्दाश्त करने की जो कैपेबिलिटी होती है, वो वेबसाइट में ऐसे आती है कि यूजर्स अगर कोई ऐसी हरकत करें जिसके सिले में एरर जनरेट हो रहा होगा, पेज क्रैश हो रहा होगा, तो ये वेबसाइट उसको टॉलरेट करे, उसको उसको सेंस करके उसको सेट करे। अच्छा, फीडबैक,
अच्छी वेबसाइट की ये निशानी है कि उसके अंदर फीडबैक जो है ना वो हर कुछ पॉइंट्स के बाद यूजर से कलेक्ट किया जा रहा होता है। जैसे कि आइए चलिए देखते हैं। अरे वो वाला नहीं यार। जैसे कि देखें यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है। क्यों नेट ही नहीं चल रहा बल्कि इंटरनेट ही नहीं चल रहा ना यार। तो भाई जो है ना वो तो खैर अब मेरे कहने का मतलब ये बिलाल अभी बातें मत करो। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका फीडबैक जो है ना वो इस तरह का होना चाहिए। बट कनेक्टेड तो था यार पहले। वाईफाई कनेक्ट करना था ना मुझे। खैर तो भाई देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वाली वेबसाइट अभी ओपन हो जाएगी ना। ये वेबसाइट को डिजाइन के लिए नहीं है। ये वेबसाइट सिर्फ कुछ काम करने के लिए डाउनलोड वगैरह करने के लिए एसक्यूएल पढ़ने के लिए। अच्छा तो भाई देखो तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा है फीडबैक की जगह कौन सी है। सब लोग जरा देखें यहाँ पर फीडबैक कहाँ पर है। यहाँ पे कहाँ यहाँ अच्छा देख लिया था मैंने पता है। अच्छा तो ये फीडबैक है ठीक है। फीडबैक कौन सी जगह पर है। ऐसी जगह पे तो नहीं है ना कि मुझे नजर ना आए। ये वो पूरा एंड पे यहाँ पे इधर छोटा सा बटन बना हुआ है। बताओ इधर छोटा सा बटन तो नहीं बना हुआ ना फीडबैक का है ना। लेकिन यहाँ भी फीडबैक का ऑप्शन है। यानी अगर आप टॉप पे गए तो आपको यहाँ फीडबैक तो मिला ही मिला। और इवन उन्होंने ये डिफ फिक्स करके बनाई हुई है ना। ये फिक्स का इन्होंने वो एट्रीब्यूट दिया हुआ है। आप नीचे आए तो आपको यहाँ पे भी ये फिक्स जो है ना फीडबैक का ऑप्शन दे रहे हैं। यानी फीडबैक को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि फीडबैक यूजर का मल्टीपल टाइम्स जो है ना वो प्लेसमेंट की हुई है कि अगर यूजर वहां ना देना चाहे वेबसाइट को रीड करते करते एंड पर आ गया तो यहाँ दे दे। ऐसे ही है ना भाई। तो आपने भी इन चीजों को अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हुए अब देखो यहाँ पे हर ऑप्शन विजिबल है। ऐसे ही है। हम जाते हैं किसी और हम माइक्रोसॉफ्ट की किसी और वेबसाइट पे जाते हैं। मैंने कहा तो भाई देखो वेबसाइट यहाँ पे मेरे सामने ओपन हुई हुई है ठीक है। अच्छा इसके अंदर इन्होंने क्या क्या शो किया हुआ है। अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन जो ये फ्रंट पे शो कर सकता है ना। मैं तुम लोगों को बता रहा था कि आजकल जो थीम्स है वो वाइटिश टाइप की चल रही है। थोड़ा सा लाइट थीम्स चल रही हैं। तो यहाँ पे भी देखो उसका जो ना एग्जाम्पल हमें नजर आ रही है। तो ना क्या है हर इन्फॉर्मेशन जो ये मैक्सिमम यहाँ पे शो कर सकते हैं वही शो कर रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो हमारी एप्लीकेशन है वो iOS के लिए एंड्रॉयड के दोनों के लिए अवेलेबल है। अब सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। इन्होंने क्या किया
एक आईफोन की पिक्चर लगा दी, एक एंड्रॉइड की पिक्चर लगा दी, सही है। फिर नीचे भी सारी इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हैं भाई। आपको रिस्पॉन्स है कोविड-19 का माइक्रोसॉफ्ट का, वो भी सब बता रहे हैं। अच्छा, अब पूरी दुनिया जानना चाहती है कि माइक्रोसॉफ्ट का कोविड-19 के हिसाब से क्या स्टांस है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पूरी जो है ना वो एक सेक्शन ऐड कर दिया अपनी वेबसाइट के अंदर कि माइक्रोसॉफ्ट का क्या रिस्पॉन्स है। और फिर देन इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन ये फुटर में दे सकते थे मैक्सिमम जो बनती थी, वो इन्होंने यहाँ दे दी है। तो जाहिर है भाई तुम भी दोगे अपनी वेबसाइट के अंदर जब यूजर को दोगे किसी क्लाइंट वगैरह को। नहीं नहीं, क्यों बोलेगा तो दोगे। सबसे एंड में तो छोटा सा आपकी लिख सकते हो कि यार ये वेबसाइट जो है किसने डिजाइन किया है, यहाँ यहाँ मत लगाना, इधर मत लगा देना गलती से, पता चला वो क्लाइंट की वेबसाइट से कम तुम्हारी लगे ज्यादा। ठीक है, तो इन चीजों का हमने ध्यान रखना है कि विजिबिलिटी ऑफ कंटेंट, फीडबैक यूजर का, ये लाजमी रखना है। इसके अलावा रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या हो सकता है, दोबारा यूज करने के काबिल है अगर आपकी वेबसाइट। ठीक है, तो कह सकते हैं कुछ सेंस के अंदर कि ऐसी वेबसाइट हो कि उसको दोबारा यूज कर सके बंदा। लेकिन इसके इसमें यह भी होता है कि आप ऐसे टूल्स बनाओ जो कि आप ही ना मल्टीपल टाइम्स यूज कर सको वेबसाइट के अंदर। इसको आगे देखते हैं, इसकी एग्जांपल सब मौजूद है यहाँ पे। देखो, स्ट्रक्चर, अच्छी अच्छी अच्छा स्ट्रक्चर है वेबसाइट का, सब विजिबल है, कुछ हिडन तो नहीं है। अब मैं टेक्स्ट वैक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं समझा चुका हूँ। ये एप्पल की कुछ टाइम पुरानी वेबसाइट है। ठीक है, सब कुछ विजिबल है, ये भी बता रहे हैं कौन कौन से फोन्स बेच रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट के बारे में डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे इंट्रोडक्शन, एक टैगलाइन गिवन है। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट जो जरूरी चीज है ना यहाँ पे, अच्छा मैक कौन कौन सी डिवाइस है, ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन वो गिवन है। तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना वो सारी की सारी अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। हालांकि कितना कम टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, कितना कम टेक्स्ट लिखा हुआ है फिर भी। और विजिबिलिटी के लिए जीमेल का तुमने पैनल देखा हुआ है, जीमेल के ऊपर कितने सारे ऑप्शन हैं, स्पैम, इनबॉक्स, सेंड और वो सब कुछ, वो भी शो किए हुए। मैसेजेस आते हैं तो मैसेजेस के अंदर ईमेल आई है, ईमेल में पिक्चर आई है, डॉक्यूमेंट आया है, पीडीएफ आई है, वर्ड आया है, एक्सेल आया है, वो सब भी शो करा देते हैं। यानी एक मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा होता है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उन्होंने उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है कि आप घबराते नहीं है उसको देखते हुए। आप ये नहीं कहते यार इतना सारा डाटा इसको मैं मैनेज कैसे करूंगा। ऐसे ही होता है ना, जब स्क्रीन में हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, जैसे मैं आपको एक एक्सेल की शीट देता हूँ उसमें 2000 रिकॉर्ड हैं, और मैं आपसे कहूँ यार ये आप ये काम करो, तो आप लोग परेशान हो जाओगे कि यार ये तो इतना सारा डाटा है और हम क्या करेंगे। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा होगा कि आपके जो जीमेल अकाउंट है उसमें भी हजारों ईमेल्स आई हुई होती हैं, आप उनको भी मैनेज कर रहे होते हो, ठीक है ना भाई, आप उनको भी मैनेज कर रहे होते हो। लेकिन क्या है, एक्सेल की शीट में और जीमेल में फर्क ये है कि एक्सेल की शीट में क्या है, जो विजिबिलिटी ऑफ कंटेंट है वो एक अच्छे से अच्छे मैनर के साथ हुई है, जबकि एक्सेल की शीट में क्या है, बस डेटा भरा हुआ है सेल्स के अंदर। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं है हेडिंग वेडिंग कहाँ गुजर गई ऊपर। ठीक है, भूल गए कि यार अच्छा ये कॉलम ऐसे काम कर रहा था, फिक्स भी नहीं किया वैसा कॉलम के ऊपर, तो वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो जीमेल आपको क्या कर रहा है, अच्छी विजिबिलिटी ऑफ कंटेंट करके दे रहा है कि यार स्क्रीन आपकी फुल हुई है, लेकिन आपको कंटेंट जो शो होगा वो एक अच्छे सेंस के अंदर शो होगा, आपको जो है ना वो एकदम से परेशानी नहीं होगी यूजर को। फिर अगेन फीडबैक का प्रिंसिपल तो जाहिर है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जगह जगह यूजर का फीडबैक डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस के अंदर लेना है। जैसे 5 स्टार हो गया, और टेक्स्ट की फॉर्म में फीडबैक ले लिया। फिर इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि भाई आपने जो है ना वो ये लिख दिया कि डिड दिस हेल्प यू, यस और नो कर दो। इसका मतलब आप समझ जाओ यूजर की हेल्प हुई है। मतलब आपने पता करना है कि एसक्यूएल का डाउनलोड पेज कितने लोगों की हेल्प कर रहा है। ये वाला पेज, ये पेज जब से पब्लिश हुआ है तो लेट से 10,000 लोगों ने विजिट किया, आज तक कितने लोगों की हेल्प कर चुका है ये पेज। जितने लोगों ने यस किया होगा ना, आप अंदाजा लगा लो कि यार ये 500 लोगों ने यस किया, इसका मतलब 500 लोगों की हेल्प कर चुका है। सही है, तो हम इस तरह से कंटेंट को अपने फीडबैक की तरफ ले जा सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है, ये फीडबैक का फायदा क्या होता है वैसे जी, आपको पता चलता है कि वेबसाइट कैसी है, आपकी सर्विस कैसी है, और आपको इस बात का अंदाजा होता है कि यार अब मैंने क्या करना है। फर्ज करो आपने कमेंट्स की सूरत में फीडबैक दिया, आपने नीचे वाले ऑप्शन में हम गए ना, नीचे भी देखा था हमने। हम्म, फर्ज करो कि यहाँ पे ना ये नीचे फीडबैक का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आपने ना यहाँ पे फीडबैक का अपना ऑप्शन दे दिया।
अब क्या होगा कि वेबसाइट का जो डेवलपर होगा ना, वो जब अपने फीडबैक्स को कलेक्ट करने एक मतलब बैठा होगा, ये सब कुछ डेटाबेस में जाके सेव होता है। जब वो सारे फीडबैक्स को कलेक्ट करने बैठेगा ना, तो उसको अंदाजा होगा कि यार मुझसे जो है ना, अगर 1000 लोग हैं मेरी वेबसाइट को यूज करने वाले, 10,000 लोग हैं जो मेरी वेबसाइट को यूज करते हैं, तो उसमें से 7,000 लोग कह रहे हैं कि भाई वेबसाइट के अंदर जो है ना वो डार्क मोड अवेलेबल कर दो, या वेबसाइट के अंदर जो है ना ये वाला फीचर नहीं है, ये वाला फीचर और ऐड कर दो। तो आप क्या करोगे, उन 7,000 लोगों के फीडबैक को सोचोगे कि यार हाँ यार, अगर ये लोग मेरी वेबसाइट को इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसका मतलब है वेबसाइट इनको अच्छी लगती है, मेरी वेबसाइट का कंटेंट इनको अच्छा लगता है, जो मैं चीज़ें अपलोड करता हूँ वो इनको पसंद है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए। तो फिर आप करोगे, क्योंकि एक एक तो कनेक्शन बन जाता है यूजर का और क्लाइंट का ना, यानी कस्टमर का और हमारा डेवलपर या डिजाइनर का। एक और बात ये कि आपके पास जो है ना वो मेंटेनेंस, जिसे कहते हैं ना आफ्टर सेल सर्विसेज जो होती हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज जो होती हैं या वैल्यू एडेड सर्विसेज जिसे कहते हैं, ठीक है, आपके पास उसके भी चांसेस बढ़ते हैं। आपका जो क्लाइंट होगा ना, वो आपसे कहेगा यार तकी साहब, मेरे जो कस्टमर थे ना वो 8-10 हज़ार कस्टमर थे, अब आप मुझे फीडबैक बताइए कि ये फीडबैक क्या है इनका। तो मैं बताऊंगा कि भाई यूजर कह रहे हैं कि जनरल लेट से डार्क मोड चाहिए, या यूजर कह रहे हैं कि जी वो एक जो एलिमेंट है उसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो। हालांकि डिजाइनर जो क्लाइंट है उससे उसने दूसरे तरीके से बनवाया था, लेकिन अब यूजर्स की डिमांड आ रही है कि भाई अब जरा चेंज कर दो, थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, या वेबसाइट की नई थीम लॉन्च कर दो, ठीक है, नया लेआउट लॉन्च कर दो। तो क्या होता है, इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा कि यूजर जो 7,000 सेटिस्फाइड है ना, अब वो कितने सेटिस्फाइड हो जाएंगे, 8,000, आगे बढ़ेगा नंबर। फिर क्या होगा, जब मैं यूजर का ध्यान रखूंगा ना कि यार 7,000 यूजर कस्टमाइज हैं, क्या पता वो 8,000 लोग जब भी सेटिस्फाई हुए ना, वो 1,000 लोग सोच तो रहे थे कि ये एलिमेंट ऐसे हो जाए, लेकिन उन्होंने लिखा ना हो। जैसे मैं भी फॉर एग्जांपल सोच रहा हूँ कि भाई ये एलिमेंट अगर ऐसे हो जाता ना, ये डिव जो सबसे एंड में बनी हुई है, ये वाला मार्क, फॉर एग्जांपल ये जो मार्क बना हुआ है ना यहाँ पे, ये एंकर बना हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यार अगर ये सेंट्रलाइज हो जाता है, अगर ये राइट लेफ्ट साइड पर आ जाता तो और अच्छा लगता। लेकिन शारिक ने, मोहम्मद अली ने, हुदैफा ने और अब्दुल्ला ने ये बात फीडबैक में लिख दी, और जो डेवलपर है उसने ये कर भी दिया। तो सेटिस्फाई कौन कौन होगा, ये चार तो होंगे ही होंगे, मैं भी हो जाऊंगा। और फॉर एग्जाम्पल के इरसा के जहन में भी ये वाली बात है कि यार ये लेफ्ट साइड पे होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो क्या हुआ, ये चार कस्टमर्स तो, ये चार यूजर्स तो सेटिस्फाई हुए, इरसा और मैं भी सेटिस्फाई हो गए। क्यों, क्योंकि हम भी यही सोच रहे थे कि ये डिजाइन ऐसा हो। फिर क्या हुआ, बिलाल आया इस वेबसाइट के ऊपर ये विजिट करने के लिए कि यार हाँ ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। अब बिलाल ने देखा हाँ ये राइट लेफ्ट साइड पर है, बिलाल को भी ये डिजाइन जो है वो अच्छा लगा, तो कितने कस्टमर सेटिस्फाइड हुए। अब जब फीडबैक जाएगा ना, मेरा, इरसा का और बिलाल का भी सेटिस्फाइड में जाएगा। तुम लोगों का तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि तुम लोगों की तो नीड पूरी हो गई, लेकिन अब मेरा, इरसा का और बिलाल का भी सेटिस्फाइड में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, चार तो फीडबैक के थ्रू हुआ, काम तो फीडबैक के थ्रू हुआ, लेकिन तीन कस्टमर और सेटिस्फाइड होगा वेबसाइट पे। अब हम भी जो है ना वेबसाइट पे आना जाना रखेंगे कि भाई ये भी सॉफ्टवेयर चाहिए, ये कुछ सीखना है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है, कोई रीडिंग मटेरियल है, कोई आर्टिकल पढ़ना है, तो इस वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हैं। सही है। तो ये सारे टूल्स इस तरह से हेल्प कर रहे होते हैं डिजाइनर की भी। और डिजाइनर की हेल्प कैसे करेंगे, उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैफिक आएगा, तो एडसेंस से उसके पास एड्स लगेंगे, ठीक है। मेरी हेल्प कैसे करेंगे, मुझे एक अच्छा डिजाइन देखने को मिलेगा, तो चीज़ें बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगी, बहुत इजी टू यूज हो जाएंगी, ठीक है। फिर अगेन, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, ये देखो कोई एरर परफॉर्म किया ना, तो यहाँ भी ये इस तरह से इसने शो कर दिया कि भाई आपने ये हरकत की है, इसको बराए मेहरबानी सही कर लें। फिर रीयूजेबिलिटी, एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उसमें क्या होता है, एक ई कॉमर्स की वेबसाइट पे क्या होता है, आपका लेआउट हर पेज पे सेम होता है। अगर आपने प्रोडक्ट की डिटेल्स का पेज बनाना है, दिखा देता हूँ, तुम लोग नाराज हो जाओगे। वही लाइट से हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। अ,
लेट से मुझे मोबाइल फोन्स चाहिए ना, टीवी एंड एक्सेसरीज। ठीक है, तो लेट से मुझे यहाँ पर ना एलईडीज चाहिए टीवी ना, सही है। अभी देखना, ये मैंने एक प्रोडक्ट ओपन की, ये रैंडमली एक और दूसरी प्रोडक्ट ओपन की। ठीक है, ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। और 4G भी इतना हल्का चल रहा है। अच्छा भाई, तो ये प्रोडक्ट है और ये एक प्रोडक्ट है, चेंज क्या हो रहा है? अरे भाई, और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट प्राइस, डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंट रेट, ऐसे ही है ना? क्या स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है पेज का? तो ये रीयूजेबिलिटी कहलाती है। सही है, यानी आपने स्ट्रक्चर एक मरतबा बनाना है, सिर्फ क्या करते रहना है, प्रोडक्ट्स रख रख के उसके ऊपर नए नए पेजेस बनाते रहना है। ठीक है, अलग अलग पेजेस पे अलग अलग कंटेंट आ जाएगा, लेकिन आपने स्ट्रक्चर की मेहनत सिर्फ और सिर्फ एक ही मरतबा करनी है। जी, तो भाई ये डायनामिक होती है ना, ये तो पेज ही एक बनता है और डेटा डायनामिकली उससे डेटाबेस से आता रहता है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि पीएचपी बनती है और भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन रीयूजेबिलिटी तो है ना डिजाइन के अंदर। हम सिर्फ अभी डिजाइन बेस्ड पढ़ रहे हैं सारी चीजें। अब क्या आ गया जी? टाइप्स ऑफ, अब यहाँ पे ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं यूजर इंटरफेस की, जो जो यूजर इंटरफेस डिफरेंटली हमें नजर आ रहे होते हैं। जैसे कि कमांड लैंग्वेज बेस्ड यानी सीएमडी वगैरह आपने देखी होगी। ठीक है, मेन्यू बेस्ड इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसेस जो हमारी डिफरेंट हमारी सॉफ्टवेयर होते हैं। सही है, टच सेंसिटिव इंटरफेसेस होते हैं, जैसे लेट से अगर अब मैंने इंटरफेस बनाया और वो टच सेंसिटिव है, कोई मोबाइल फोन का टैबलेट टाइप का, इसकी बात हुई है। वेब बेस्ड आपके इंटरफेसेस हो गए, जो आपकी वेबसाइट्स के इंटरफेसेस होते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस जो हम ग्राफिक्स के थ्रू बना रहे होते हैं डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, यहाँ पे डिफाइंड है, इनको जरा पलटी जगह एक मरतबा। ये प्रोसेस है यूजर इंटरफेस डिजाइन का। सबसे पहले क्या होता है इंटरफेस का एनालिसिस में क्या होता है? सबसे पहले एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि आपको आपका डिजाइन देखा जाता है कि यार इसमें किस तरह का काम है, चलो यहीं पे देखते हैं। ठीक है, होता क्या है कि ना, ये देखा जाता है कि जी एंड यूजर, ठीक है, एंड यूजर आपके सिस्टम को कैसे यूज करेगा। सही है, डिजाइन का एनालिसिस कैसे लिया जाएगा, इंटरफेस का एनालिसिस कैसे लिया जाएगा कि एंड यूजर आपका डिजाइन किस तरह से यूज करेगा, एंड यूजर को क्या चाहिए। अगर उसको एक वेबसाइट चाहिए दराज जैसी, तो उसमें क्या क्या काम करेगा, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, फिर इसके अलावा वो सारे टास्क जो एंड यूजर परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, फिर इंटरफेस डिजाइन के बारे में, तो भाई इसके अंदर क्या हो रहा होता है, जो जितने भी समझ लो कि मैं क्या कहूँ यार, कमेंसमेंट्स को आसान वर्ड में कैसे कहें हम, जितनी भी एक्टिविटी होती है ना एनालिसिस के बाद। ठीक है, जो हमारा इंटरफेस एनालिसिस हो गया, उसके बाद जितनी भी एक्टिविटी होती है जो कि यूजर से रिलेट कर रही होती है, यानी मैंने एनालिसिस तो कर लिया, अब जब मैं डिजाइन करने बैठ रहा हूँ, ठीक है, तो किस तरह का डिजाइन कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली उसको कमेंट्स कर रहा हूँ, जो मैंने एक्टिविटी की एनालिसिस की, उसको कमेंट्स कर रहा हूँ कि यार मैंने सारा डेटा जमा कर लिया कि यूजर ऐसे ऐसे यूज करेगा। अब मैंने उसको इम्प्लीमेंट करने बैठता हूँ कि ऐसा डिजाइन हो, ऐसा डिजाइन हो, इस तरह का हो, इस तरह का हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद इंटरफेस कंस्ट्रक्शन होगी, या फिर उसे इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने उसको लिख लिया कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, यूजर इंटरफेस डिजाइन के अंदर हमारे पास इंटरफेस की इवेल्युएशन, तो चौथी इवेल्युएशन होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे
आप ना इंटरफेस लेके जाओ किसी के सामने। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपने अपनी वेबसाइट बनाई। अब हम लोग ये लेट्स से हम एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर हम सब एक कंपनी है और हम डिजाइन कर रहे हैं यूजर्स के लिए। अब हमने एक डिजाइन बनाया और हम यूजर के आज ना यूजर के लिए लेके जा रहे हैं। तो वो जो यूजर को दिखाना है उसमें से जो बग्स निकलेंगे, या लेट्स से हमने अपनी कंपनी इंटरनल एवेल्यूएशन कर ली और अब हम देख रहे हैं कि यार ये इसका मसला है, ये इसका मसला आ सकता है, इसको हम फिक्स कर रहे हैं। तो ये इवैल्यूएशन कहलाती है कि हम उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं कि भाई ये डिजाइन कैसा है, किस तरह की वर्किंग है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ये वो मॉडल है सारे जो कि यूजर इंटरफेस डिजाइन के अंदर काम आते हैं। इसके अंदर यूजर मॉडल है, डिजाइन मॉडल है, मेंटल मॉडल है और इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है। ठीक है। यूजर मॉडल के अंदर क्या हो रहा होता है, इसके अंदर हम ये क्या कर रहे होते हैं, ये इंजीनियर्स के थ्रू स्टैब्लिश होता है, यानी जो आपकी वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं, इंजीनियर कर रहे हैं, वो इसे स्टैब्लिश करते हैं, वो ये बनाते हैं यूजर मॉडल। ठीक है। ये किस तरह की वेबसाइट होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है। ये डिस्क्राइब कर रही होती है कि भाई आपका जो एंड यूजर है वो कैसा होगा, उसकी उसके लिए वेबसाइट कैसी होनी चाहिए। ठीक है। फिर आपका जो मेंटल मॉडल है ये क्या कर रहा होगा, ये यूजर की इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर हम डेवलप कर रहे होंगे। कौन डेवलप कर रहा होगा, डिजाइनर, डेवलपर या जो इंजीनियर होता है वो। ठीक है। और ये क्या कर रहा होगा, ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा सिस्टम की, जो कि सिस्टम की प्रिपरेशन या उसकी जो उसका परसेप्शन जो यूजर के लिए होगा, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा हमारे लिए। ठीक है। डिजाइन मॉडल क्या होगा, इसके ये अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हम होते हैं, डेवलपर जो हम होते हैं, उसके उनके थ्रू डेवलप होता है। ठीक है। और ये क्या कर रहा होगा, एनालिसिस फॉर्म करेगा। पहले तो इसमें हम एक एनालिसिस फॉर्म करेंगे कि यार ऐसा डिजाइन हो सकता है, यूजर ने जो बात की है मुझसे कि भाई मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए, तो डिजाइन जो है ना वो इस तरह का हो सकता है, उसमें ये फ्लो आ सकते हैं, ये उसके अंदर जो है ना वो फीचर्स हो सकते हैं। और सबसे बाद में फिर इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है ना, ठीक है, ये इम्प्लीमेंटर्स जो होते हैं ना, जो इम्प्लीमेंट करने जाते हैं उनकी तरफ से क्रिएट किया जाता है। ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर सिस्टम असल में कैसा काम करता है वहां पे। अब यहाँ तो मेरे पास लेट से मैं अपने सिस्टम की बात करता हूँ, मैंने एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाई और मेरे पास जो है ना सिस्टम बहुत बेहतरीन चल रहा है। एंड्रॉइड एप्लीकेशन मेरे पास तो बेहतरीन चल रही है, लेकिन मैंने ना ये डेवलप करके एक यूजर को दे दी। अब यूजर के मोबाइल में तो एप्लीकेशन चल ही नहीं रही है। सही है। और मैंने शारिक को कहा, मैंने कहा शारिक ये मैं एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ, तुमने यूजर के मोबाइल में एपीके इंस्टॉल करके और यूजर को कहो ये एप्लीकेशन चलाना शुरू कर दे, टेस्टिंग करना शुरू कर दे। तो शारिक ये जो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है ना, ये शारिक डेवलप करेगा। कैसे करेगा, वहां जाएगा, मेरे पास यहाँ 4 GB या 8 GB का फोन है, ठीक है, वहां यूजर के पास ना 2 GB का फोन होगा। अब शारिक वहां जाएगा, मुझे बताएगा कि यार वहां पे तो ऐसा सीन है कि यूजर के पास 2-2 GB के फोन है, जिनमें रैम इतनी कम है 2 GB की, तो वहां पे तो हमारी एप्लीकेशन ये मसले कर रही है, ये ऐसे नहीं चल रही, यहाँ पे ये मसला आ रहा है, यहाँ पे ये मसला आ रहा है। तो ये जो मॉडल है ना, ये शारिक क्रिएट करेगा इस तरह से, जो कि इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। समरी है इस सेशन की, देखना जरा। ये समरीज है सेशन की, थोड़ा गैप कर लेते हैं फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे 11:15 बजे से सेकंड सेशन। इंटरेक्शन पढ़ेंगे, यूएक्स।
सारे कब क्या करोगे? तो तुम्हारा गैप हुआ है। सारे वो वीडियो जो है रिकॉर्डिंग भाई मुझे प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट भेजनी है आप लोगों की। जी है नहीं, अब सेमेस्टर एंड पे जा रहे हैं। मुझे प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट सेंड करनी है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की वेबसाइट वेब डिजाइनिंग की। तो आप लोग ग्रुप्स बना लें या मैं बना दूं रैंडम? रैंडम का मतलब है मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा फिर। तो आपके पास टाइम पौने 11 बजे तक का ग्रुप बना के मुझे बता दें। 4 बंदों का। जी। कब चाहिए? है प्रोजेक्ट वो तो आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो 22 दिन बाद आएगा। आज का मतलब मैं 1 2 दिन में रिक्वेस्ट करूंगा तो फिर उसके 22 दिन बाद आएगा। जी ठीक है, डन हो गया। रैंडम का मतलब है मर्जी मेरी। तुम लोग रैंडम होगा, मेरे लिए रैंडम नहीं होगा, फिक्र नहीं करो। नाम सेंड कर दो अगर अपनी मर्जी का बना दो। इनके नंबर लेके मैं ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, उनको लिंक सेंड कर दो, मुझे ज्वाइन कर दो। यार हाँ बिल्कुल, एक वेबसाइट डिजाइन करनी होगी, उसका टॉपिक अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। जी 15 से 20 दिन में कंप्लीट करनी है। देख लिया कैसा आंखों से देखते हैं, कैसे देखते हैं। अब तो जैसी भी हो गई है बस वही है। क्या अच्छा, ये बात है, गुड।
बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स किया? हमने भी तो किया थे, बड़ी बात थोड़ी है। हम कर चुके हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स किया वाली प्रॉपर्टी आप करना, तो हमने बॉक्स लेआउट पढ़ा नहीं तो ऑब्जेक्ट के पीछे अलग पिक्चर थी, ऑब्जेक्ट के पीछे अलग पिक्चर। हम पढ़ चुके हैं ये लेआउट वाले स्टेप, इसमें सेक्शन में देखो। सही है। हो रहा मेरे साथ, पता नहीं मुझे नॉलेज में नहीं है थोड़ा।
वेबसाइट पूरी बनानी है तो वैसे बनानी है स्टेप तो नहीं है ना सामने एक ही बनानी है सामने एक ही बनानी तो बन जाएगी इतनी बड़ी बनानी
टीम है मुझे टीम में अच्छा, अगर हमें वो सेशन समझ में आ गया ना, अपना फर्स्ट वाला यूजर इंटरफेस समझ में आ गया, तो हमारे यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस में आपको एक ओवरव्यू अगर बता दूं ना, तो यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है कि आपने जो अभी तक इंटरफेस देखा है ना, उस इंटरफेस को देखने के बाद या उस इंटरफेस को यूज करने के बाद या उससे इंटरेक्शन के बाद आपका क्या आपके जहन में क्या एक पॉइंट आता है, आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक्सपीरियंस अच्छा है या बुरा है, यानी आपका जो फीडबैक है। फॉर एग्जांपल, आप गए एटीएम मशीन पर और आपने कुछ पैसे विड्रॉ किए। अब पैसे विड्रॉ करने के बाद आपके जहन में जो बात आई ना कि यार एटीएम मशीन बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी लेट से, सही है, आपका फीडबैक ये था कि आपने कहा कि यार एटीएम मशीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी, तो ये इशू है। ये क्या होगा? ये आपका एक्सपीरियंस होगा, सही है। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास ना यहाँ पे बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन का जो है ना वो एक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, यूजर एक्सपीरियंस क्या होगा, देखो जरा, इट इज दी ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फेक्शन। एग्जैक्टली, ठीक है, जुबिया समझ में आई बात? हम्म। अब या तो सेटिस्फेक्शन हो या ना हो, एक्सपीरियंस अच्छा है या बुरा है, लेकिन ये वो ओवरऑल एक्सपीरियंस या सेटिस्फेक्शन या नॉन सेटिस्फैक्ट्री आपका बिहेवियर है, जो कि होता है कब, जब आप किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी आपने लैपटॉप के साथ इंटरेक्ट किया, अब लैपटॉप बहुत हीट हो रहा है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा कि आपको लैपटॉप बहुत हीट अप होता हुआ नजर आया, लेट्स से आपने बहुत हीट अप होता हुआ लैपटॉप फील किया। ठीक है, तो ये आपका एक्सपीरियंस रहा होगा। अगर आप आओ आगे बढ़ो, तो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन क्या होता होगा? क्या होता होगा यूजर एक्सपीरियंस? यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन क्या होता होगा जी? अब्दुल्ला, बेटा फोन रख दो, तुमसे ले लूंगा फोन, अब मैं रख दो इधर। क्या होता होगा यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन? जी हाँ, अच्छा, यूजर को किस तरह से सेटिस्फाई करें, ठीक है, ऐसा डिजाइन बनाना, सही है। यहाँ पे इवन इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह से डिफाइंड है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ अ यूजर, ठीक है, एंड इंट्यूटिवली एड्रेसिंग those needs by improving the
प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन, कह लो कि भाई जो हमारा प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर है उसको इम्प्रूव करें। कैसे? आपने क्या करना है, यूजर की नीड को समझना है। ये पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर हम यूजर की नीड को समझ के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डिजाइन के ऊपर और उसको इतना बेहतर करते हैं ताकि वो यूजर की नीड्स को एड्रेस कर सके। ठीक है, और इस सारे प्रोसेस को बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन कहा जाता है। अब ये डिफरेंस है यूजर इंटरफेस में और यूजर एक्सपीरियंस में, जरा ये देख लें फिर मुझे बताएं। बहुत इजी सा है ये, आप लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यूजर एक्सपीरियंस को तुम कैसे डिजाइन करोगे? कैसे बेसिकली अगर मैं कहूँ कि आप यूजर एक्सपीरियंस को अपने जहन में जैसे कहते हैं ना ड्रॉ करो, तो आपके आपकी आपके जहन में क्या पिक्चर एक ड्रॉ होगी? कबीर, बिल्कुल। कबीर, आप क्या पिक्चर ड्रॉ करोगे अपने जहन में, क्या डिजाइन करोगे अपने जहन में यूजर एक्सपीरियंस को लेकर? जी, आपके जहन में क्या तस्वीर बनेगी यूजर एक्सपीरियंस की कि यार ये क्या होता है? बताओ। वो तो यूजर इंटरफेस कहलाएगा जो यूजर की इंटरेक्शन हो रही है। वो भी यूजर इंटरफेस है। सही तो बता रहे फिलहाल सामने लिखा हुआ है। पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ के समझ के मुझे बताना है कि यार मैं ये समझाऊं इससे। और भी लोगों से पूछूंगा मैं, सब लोग पढ़े जरा सही से, टाइम पास नहीं करें सिर्फ। हम्म, टैग्स जो होते हैं हमारे एचटीएमएल के टैग्स, टेक्स्ट वाला टैग्स नहीं, एचटीएमएल के टैग्स। जी, जो टैग्स हम मार्कअप लैंग्वेजेस में यूज करते हैं उनकी बात हो रही है। जी। अच्छा। अरे तो बता देती, पहले बता देती। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था, बिल्कुल मुझे नहीं पता था। पहले बताते तो कुछ करते। सही बात है, बिल्कुल कुछ करते हैं यकीनन। अच्छा, अभी ये तुम्हारा मेन्यू अगर खत्म हो जाए तो फिर हम आगे बढ़े। भाई बता दिया करें, कोई मसला हो अगर कोई, किसी टेंशन की बात नहीं है। किसके लगी है वैसे? हमें बता दिया करें भाई। अच्छा, ऐसी ये बोल नहीं रही सुबह से, दो तीन मरतबा पूछ चुका हूँ ना, खामोशी आ रही है इसकी तरफ से। खैर, तो भाई यूजर एक्सपीरियंस ना बेसिकली हमारे जहन में यूजर एक्सपीरियंस एक पॉइंट जो है ना वो ये देता है कि आप किसी भी सिस्टम को यूज करोगे। यहाँ पे देखो, इवन इन्होंने दोबारा इस पॉइंट को यूज रीयूज किया है जो पहले कर रहे थे। इट इज द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग द इंटरफेस। बस इतना काफी है। जब आप एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है, किस चीज को एक्सपीरियंस करोगे?
आपने जो यूजर इंटरफेस को यूज किया है ना, आपका जो वो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो बेसिकली आपका यूजर एक्सपीरियंस कहलाएगा। सही है। अगेन डिफरेंसेस हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं है, पुरानी चीजें देख लेना एक मरतबा। यूजर एक्सपीरियंस एग्जैक्टली, यूजर इंटरफेस अच्छा होगा तो यूजर एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही, गुड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल। ठीक है, जितना अच्छा आपका यूजर इंटरफेस होगा उतना ही अच्छा यूजर एक्सपीरियंस ड्रॉ होगा एट द एंड। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन के अंदर जो है ना वो हमारे काम आते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला कौन सा है? यूजर रिसर्च। यूजर रिसर्च का मतलब क्या होता होगा? हम्म। देखो, हर पॉइंट के ऊपर लिखा हुआ है कि वो क्या क्या है, वो डिफाइन हुआ है। यूजर रिसर्च के ऊपर देखो लिखा हुआ है कि आप क्या कर रहे हो, यूजर का जो परसेप्शन है ना, ठीक है, आप वो कलेक्ट कर रहे हो। यानी यूजर का आपसे जो सिस्टम आपसे वो बनवा रहा है या आपसे जो भी डिवाइस को बनवा रहा है, उसको लेके क्या परसेप्शन है, वो। सही है। उसका कलेक्शन यूजर रिसर्च के अंदर आएगा। यानी आपने ये पता करना है कि अगर यूजर ने आपसे एक वेबसाइट बनवानी है, वेबसाइट किस तरह की हो, क्या हो रहा है इसमें, किस तरह से यूज हो रही है, वो सब यूजर परसेप्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यूजर रिसर्च के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उस सबको कलेक्ट करेंगे तो वो यूजर रिसर्च कहलाएगी बेसिकली। कि यार यूजर किस तरह का है, उसको कौन से कंट्रोल्स चाहिए, वेबसाइट का लेआउट किस तरह का होना चाहिए, डार्क लाइट, कलर्स किस तरह के होंगे, वो सब यूजर रिसर्च के अंदर आ जाता है, सारा परसेप्शन। ठीक है, बेसिकली यूजर कैसे देखता है कि यार ऐसी होनी चाहिए वेबसाइट। फिर इसके अलावा अगर आगे देखें तो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर। इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर के अंदर क्या होगा? हाँ, आपने वेबसाइट के अंदर रहते हुए या प्रोडक्ट के अंदर रहते हुए उसको किस तरह स्ट्रक्चर करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको प्रोडक्ट के मतलब जैसे कहते हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, आपने उससे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करना है ताकि यूजर एक्सपीरियंस अच्छा ड्रॉ हो सके। ठीक है, वही वाली बात कि ऐसा ना हो कि सब कुछ नजर आ रहा हो एक ही पेज पर, और ऐसा भी ना हो कि कुछ भी ना नजर आ रहा हो, ये नहीं, इन्फॉर्मेशन ही पूरी ना दी हुई हो आपने। फिर इसके अलावा डिजाइन इंटरेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, मेकिंग अ प्लेजेंट एंड नॉन फ्रस्ट्रेटिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा जो बुरा ना लगे। सही है। तो फ्रस्ट्रेटिंग डिजाइन नहीं होना चाहिए, अच्छा प्लेजेंट डिसेंट डिजाइन होना चाहिए। ठीक है, अच्छे इंटरेक्टिव डिजाइन होना चाहिए ताकि यूजर इंटरेक्टिव करना, उसके साथ इंटरेक्ट करना चाहे। ठीक है, यूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जी, यूजर की जो कहते हैं ना कि यूजर की जो नीड है उसको तो आप पूरी करें करें। ठीक है, और यूजर के यूज को स्पॉइल ना करें आप। अगर यूजर वेबसाइट पर आ रहे हैं, ठीक है, किसी कंट्रोल को यूज करना चाह रहे हैं, तो आप उसकी उस मूवमेंट को स्पॉइल ना करें। ये कहकर के एरर आ गया, आपका कंट्रोल जो है ना एक छोटी सी मेल फंक्शनिंग को परफॉर्म जो संभाल ना पाए। ठीक है, यूजर ने कोई गलती से कोई पॉइंट एक्स्ट्रा दे दिया है, कोई फुल स्टॉप लगाना भूल गया। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट इतनी भी ज्यादा वो नहीं होनी चाहिए, मतलब जैसे कहते हैं ना, इतनी भी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए कि यूजर का वो मूवमेंट स्पॉइल करके कह दे कि यार नहीं, आपने एक फुल स्टॉप ज्यादा दे दिया तो आप आगे नहीं काम कर सकते। ठीक है, इसका मतलब ये है। विजुअल डिजाइन अच्छा होना चाहिए, आपके जो ग्राफिक्स हैं, बटन्स हैं, टूल्स हैं, सारे अच्छे यूज होने चाहिए ताकि यूजर का एट द एंड एक्सपीरियंस है वो अच्छा ड्रॉ कराए। हाँ, रिफ्रेश हो जाएंगी ना, वो उन्होंने ऐसी ऐसा सेट किया होता है, टाइम वगैरह सेट किए होते हैं डेटाबेस के अंदर कि यार ये टाइम है, इसके 5 मिनट बाद ये हो जाए, इसके 5 मिनट बाद ये हो जाए। जैसे ही वो टाइम आगे बढ़ता है काउंट के हिसाब से, वो सेकंड्स के हिसाब से चीजें चेंज हो जाती हैं। या बेसिकली ये भी होता है ना कि लॉट्स ऑफ यूजर्स आर डूइंग अपलोडिंग थिंग्स, बहुत सारे लोग जो है ना, लोग लगे हुए होते हैं चीजें अपलोड करने के अंदर। ठीक है, तो वो ऐसा भी हो रहा होता है कि वो कंटिन्यूसली नई प्रोडक्ट्स को रिफ्रेश कर करके ला रहे होते हैं। तो आप रिफ्रेश करोगे नई प्रोडक्ट, रिफ्रेश करोगे नई प्रोडक्ट आ जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। भाई किसी शॉप पे जाओगे तो हमेशा नई नई प्रोडक्ट आपको दिखाएगा, कभी आपको पुरानी चीज नहीं दिखाएगा दोबारा से, अगर वो आपको जानता होगा। वेबसाइट का भी यही सीन है। ठीक है, तो एक गुड यूजर एक्सपीरियंस हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, आसानी से नेविगेशन में, यानी आप वेबसाइट के दरम्यान दो पेजेस में या डिफरेंट पेजेस के अक्रॉस नेविगेशन जो है ना उसको आसान कर सकते हो। फिर इसके अलावा एक यूजफुल जो प्रेजेंट जो प्लेजरेबल एक्सपीरियंस है वो आप कैसे हासिल कर सकते हो?
भाई आपकी जो वेबसाइट है वो स्वीटेबल हो यूजर के लिए, उसके कंट्रोल्स अच्छे हों, ग्राफिक्स अच्छी हों, ठीक है, और एक अच्छा विदाउट एक यूजर एक्सपीरियंस के लिए, विदाउट इफेक्टिव यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो समझो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मतलब बेकार है, सही है, वो टूट जाएगी समझो, सही है। ये प्रिंसिपल्स हैं कुछ, ये जो प्रिंसिपल्स है ना, अगर आपने इनका ध्यान रखा तो आप अपनी वेबसाइट को बहुत अच्छा बना सकते हो। ये फंक्शन, ये प्रिंसिपल्स हैं, ये बेसिकली कुछ यूजर एक्सपीरियंसेस हैं। अगर इनको ध्यान से देखो ना तो आप ये आपको लगेगा कि ये यूजर एक्सपीरियंस है पहले का, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट में ये वाला यूजर एक्सपीरियंस मेंटेन करने के लिए कंपोनेंट्स होंगे तो आपकी वेबसाइट हर यूजर के लिए जो है ना वो अच्छी होगी। सबसे पहले वाला कौन सा है? फेमिलैरिटी। फेमिलैरिटी का मतलब क्या हो सकता है? आपकी वेबसाइट कितनी फेमिलियर है यूजर को ना, कितनी ज्यादा यूजर्स के लिए वो फेमिलियर है। अच्छा, अब कोई नई वेबसाइट है, मैंने नई वेबसाइट बनाई है तो वो यूजर्स के लिए फेमिलियर तो नहीं होगी। कभी आप में से कोई ऐसे बंदे से मिला है जो आपको मिला और आपको लगा होगा यार मैं इस बंदे से पहले मिल चुका हूँ, या इसका बिहेवियर इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है कि जैसे फर्स्ट टाइम नहीं मिला, ये बहुत मरतबा हम मिल चुके हैं, जैसे दोस्त हैं हम। नहीं वो वाले नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बहुत मशहूर शख्सियत से मिलने गए, ठीक है, बहुत कोई फेमस पर्सनैलिटी से आपने मिलने गए, मेरा इत्तेफाक हुआ है ना बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने का कि अच्छे जो बहुत अच्छे वेल नोन है, बहुत लोगों ने रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत जाने माने लोग हैं, ठीक है। तो उनसे आप मिलो ना, तो उनसे मिलने के बाद आपको लगता है कि यार जैसे ना ये हम इसको देखते तो है, लेट्स से टीवी में या कहीं बाहर हमने इसको कहीं देखा थी, किसी तकरीब में किसी जगह हम मिले इससे, वैसे तो ये बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन ना हम जब इसे इन पर्सन मिलते हैं तो क्या होता है, इसका बिहेवियर ऐसे जैसे हम इससे मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं फील कराता कि जैसे हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं इससे। मेरे मेरे जहन में पता नहीं कौन था और तुम पता नहीं कहाँ लेकर आ गए मुझे। अस्तगफिरुल्लाह। पता नहीं कहाँ जहन था, तुम पता नहीं कहाँ कहाँ ले आए। शर्मिंदा करा दिया मतलब। छोड़े आप। छोड़ो। ठीक है यार, ये डिस्कशन नहीं। भाई मेरे जहन में कोई भी नहीं था इनमें से यार, अल्लाह माफ करे, बहुत कोई अच्छी पर्सनैलिटी थी। नहीं छोड़े आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है वो, मैं मेरे अपने जानने वालों में कुछ लोग हैं, लेकिन वो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब पूरी दुनिया उनको जानती है, ठीक है वो। नहीं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, लेकिन उनसे आप इन पर्सन मिले ना, मतलब मैं उनसे इन पर्सन फर्स्ट टाइम मिला, बहुत सारे लोग थे वहां पर, वो शायद उस वक्त मुझे जानते भी नहीं थे, अब तो हमारी बहुत अच्छी सलामत है, बहुत अच्छी बातचीत है। वो उस वक्त मुझे जानते भी नहीं थे वो सब, और वो सब मुझसे इस तरह से मिले कि ऐसा लग रहा था कि मैं इनसे पहली मर्तबा नहीं मिला हूँ। हम शायद मिलते रहते हैं, कोई हमारी दोस्ती वगैरह है अच्छी बहुत ना, मतलब ऐसे मिले कि उन्होंने इवन मुझे बिठा के चाय पिलाई, अब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिल रहा हूँ और हम बहुत सारी पब्लिक के दरमियान मिल रहे हैं, और मेरा इनसे इंट्रोडक्शन ऐसा था कि उस वक्त भी बहुत मशहूर थे, वो अभी भी बहुत मशहूर है, ठीक है। तो नहीं, छोड़ो नाम नहीं, ठीक है, वो अभी भी बहुत मशहूर है, नाम नहीं, वो भी बहुत मशहूर है, लेकिन मुझसे ऐसे मिला कि यार अरे नहीं यार बैठो, और ये मतलब मुझे उन्होंने बिठा के इवन लिटरली चाय पिलाई, यार तुम बैठो बिल्कुल, थोड़ी देर में तो हम जा ही रहे हैं, तो साथ ही चलना, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट को ऐसा होना चाहिए कि अगर यूजर उससे फर्स्ट टाइम भी आए ना, तो उसको ये ना लगे कि यार ये तो बिल्कुल ही अजीब सा बेकार सा डिजाइन है, पता नहीं किसने बनाया होगा। उसको ये लगे जैसे वो ऐसे डिजाइन पहले देखता रहे ना, तो आपकी वेबसाइट भी उसको एक फेमिलियर फेमिलियर सी लगे कि हाँ यार एक अच्छा सा डिजाइन लग रहा है, ठीक है। और उसको लगे कि यार इस तरह के डिजाइन में तो पहले भी मैं देख चुका हूँ, तो ये वाली वेबसाइट भी क्यों ना विजिट कर ली जाए, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हो कि डिफरेंट वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जो कि इस तरह से अपने डिजाइन को मेंटेन रखती हैं। फिर क्लियरिटी, तो क्लियरिटी का मतलब क्या होता है? आपकी वेबसाइट पर सब कुछ इतना ज़्यादा क्लियर हो कि आपको जो है ना वो यूज़र ये कहे कि हाँ यार आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो सारा वाज़ेह है बहुत, ऐसा ना हो कुछ कि एक टेक्स्ट बॉक्स आपने लगाया हुआ है फीडबैक के लिए, अब वो इतना एक ऑकवर्ड सिचुएशन पर है, एक ऑड पोजीशन पर लगा हुआ है कि यूज़र को पता ही नहीं चला कि उस पेज पे कोई टेक्स्ट बॉक्स भी था, जब तक आपने उसको बताया नहीं कि यार आप तीसरे सेक्शन के लेफ्ट साइड के ऊपर अगर लास्ट में देखो ना तो वहाँ एक फीडबैक का फॉर्म बना हुआ है। अब उसको पता ही नहीं, वो इतनी जल्दी में निकल गया कि उसको बस लगा यार इस कोई है टेक्स्ट बॉक्स किसी काम का होगा, बस छोड़ो इसको, वो समझा नहीं कि किस काम के लिए। तो आपकी वेबसाइट में सब कुछ बहुत क्लियर सा होना चाहिए।
सही है। फिर इसके अलावा रिकवरेबिलिटी। रिकवरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी वेबसाइट जैसे कि यूट्यूब, यूट्यूब में अभी आप लोगों के लेक्चर्स अपलोड करता हूँ ना मैं क्लास के, ठीक है, तो क्या होता है अक्सर ऐसा हुआ, लेट से मैंने यहाँ पे लेक्चर अभी अपलोड किया और मैं इसको पोस्ट नहीं कर पाया और मैं घर चला गया, लैपटॉप को मैंने ऐसे बंद किया, शट डाउन नहीं किया, ऐसे ही बस बंद किया और मैं घर चला गया। अब मैं घर जाके जब देख रहा हूँ तो वेबसाइट पे वीडियो तो अपलोड हुई है, बस वहाँ पोस्ट का बटन दबाऊंगा और वो पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। ये रिकवरेबिलिटी होती है कि मेरा डाटा वहाँ पे अपलोड हो गया, मैंने भी पोस्ट नहीं किया तो इसका मतलब यूजर के सामने नहीं आया। लेकिन अगर कोई अच्छी वेबसाइट नहीं होती ना तो वो क्या करती, वहाँ पे वो पोस्ट का बटन नहीं दिखाती, वो बटन डिसेबल हुआ होता जब तक मैं फर्स्ट टाइम में पोस्ट ना कर दूँ। इसलिए क्योंकि यूट्यूब ने समझा कि यार ये डाटा अपलोड हो गया तो यूजर को दिखा दो कि भाई पब्लिश नहीं हुआ है, खुद से पब्लिश ना करो। और कोई ऐसी वेबसाइट होती है जिसको समझ में नहीं आता, वो क्या करते थे, बाय डिफॉल्ट वो पब्लिश ही कर देते बगैर मेरे परमिशन के। अगर लैपटॉप लेट से बंद हो जाए या ब्राउजर बंद हो जाए तो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाए, ठीक है। तो ये रिकवरेबिलिटी होती है कि मेरा डाटा सेव है, कहीं जा नहीं रहा, डिलीट नहीं हो रहा, मेरी वीडियो डिलीट नहीं हो गई, जैसे कहते हैं ना फिर दोबारा अपलोड करनी पड़े मुझे, ऐसा नहीं हुआ, उसने मेरी वीडियो को होल्ड करके रखा यूट्यूब ने। तो ये रिकवरेबिलिटी के फैक्टर में आ जाती है सारी बात, ठीक है। फिर रिस्पॉन्सिवनेस, तो जाहिर है वेबसाइट तो हमने रिस्पॉन्सिव ही बनानी है, ठीक है। और फीडबैक, फिर फीडबैक आ गया, ठीक है। फीडबैक लाजमी है, फीडबैक जैसे कहते हैं ना मस्ट टू हैव वाला सीन, तो फीडबैक मस्ट है, ठीक है। फीडबैक के लिए करना चाहिए कि आपको टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह जो है ना वो रखने चाहिए, जैसे चेक बॉक्स हमने रेडियो बटन रख लिया, टेक्स्ट बॉक्सेस रखो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर कि यार यूजर इसमें अपना फीडबैक दे और सबमिट कर दे, वो तुम्हारे डेटाबेस में आगे सबमिट हो जाए, बस। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए वेबसाइट में, अगेन स्टार्टिंग से बता रहा हूँ यूजर इंटरफेस के कि गोला घंटा नहीं होना चाहिए, डिजाइन डिसेंट होना चाहिए, डिसेंट और प्लेजेंट होना चाहिए, आंखों को बुरा ना लगे, आंखों में चुभे ना, आंखों को अच्छा लगे, ठीक है, आई कैचिंग होना चाहिए। फिर कंटेंट डिलीवरी पूरी होनी चाहिए, यानी अगर आप कोई कंटेंट डिलीवर करना चाह रहे हैं, वेबसाइट है किसी आर्टिकल के हवाले से, आप आर्टिकल्स लिखते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, या लेट से आपका कंटेंट ऐसा है जो डिस्क्रिप्शन मांगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोई हिस्टोरिकल आपने बात करनी है, कोई आपका कोई कोई इंडिविजुअल है लेट से, ठीक है, आपने उसकी वेबसाइट बनानी है, तो आपने क्या करना है, कंटेंट को इस तरह से दिखाना है कि कंटेंट यूजर के सामने पूरा शो भी हो जाए, और अगेन वो एक्सेल वाली शीट वाली बात, ये 2000 रिकॉर्ड्स है, इतना ज्यादा लग रहा है कि वो हैंडल नहीं हो रहा, ऐसा भी ना हो कि यूजर के बस ये खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। तो कंटेंट डिलीवरी भी पूरी होनी चाहिए और उसमें सिंप्लिसिटी भी होनी चाहिए, वो एक अच्छा अच्छा डिजाइन होना चाहिए। फिर अगेन कंटेंट आपका डिलाइटफुल होना चाहिए, यूजर के लिए जो है ना वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि यूजर वो रिजेक्ट ही कर दे। बट आई एम नॉट अ रोबोट, वो रिकैप्चार्स होते हैं, बने बनाए होते हैं गूगल के और डिफरेंट कंपनीज के। ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, देखिए जरा, ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन को अचीव करने में हमारे काम आती हैं। इसमें से एक कौन है, कनेक्ट दी कॉल्स, टेक इनपुट्स, ठीक है, डिजाइन कोलैबोरेटिवली, यानी डिजाइन कोलैबोरेटिवली मतलब इसका मतलब प्योरिटी ये नहीं होता कि किसी के साथ मिलकर बनाओ, इसका मतलब ये भी होता है, ठीक है, ये बेसिकली मल्टीपल हम जगहों पे यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि अपने क्लाइंट के साथ ना आपने कोलैबोरेट करके डिजाइन करना है। कैसे, अब क्लाइंट को तो कोडिंग नहीं आती, आप कहोगे उसको तो कुछ नहीं आता, वो कैसे करेगा, वही बताएगा आपको, नहीं नहीं वही आपको बताएगा कि आपकी वेबसाइट को आपने किस तरह से लेके जाना है। यानी अब फर्ज करो हमें एपटेक के लिए वेबसाइट बनानी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो कैसी बनाएंगे वेबसाइट, सबके आइडियाज लेते हैं, येलो कलर की, ठीक है, हाँ भाई कभी एपटेक के लिए वेबसाइट बनानी है, सजेशन दो, हेडर में क्या आना चाहिए, हेडर में हाँ हाँ इतना सब कुछ हेडर में रख दोगे, हाँ जी बिलाल, सही है, ओ माय गॉड, फिर
बाद सेक्शन पे आ जाए सही तो सर सेक्शन में एक उसका एनवायरनमेंट लो सही है बिल्कुल सर कोर्स के बारे में लिखा हो कि वर्टिकल रेटिंग बेस पे आती है सही है सर प्रोग्राम में साइंस वाला सही है फी स्ट्रक्चर ठीक है फॉर्मल वर्ड में बता रही है सही है जी जो भी आप बताएं कैसी होनी चाहिए वेबसाइट सही है सही है नहीं लेकर आना चाहिए अच्छा 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 फीडबैक तो आप लोग फिर इतनी मुश्किल से करते हैं जी ऐसा बताएं अगर आपको एफटेक की वेबसाइट डिजाइन करने को दी जाए और कहा जाए कि $1000 मिलेंगे तो आप कैसी डिजाइन करेंगे बताएं अरे $1000 यार गलती हो गई इंग्लिश में बोल के जी ईर्षा बताइए ईर्षा $1000 मिलेंगे अरे तो आपको अगर कोई प्रोजेक्ट मिलेगा फर्क बातें नहीं करो यार अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो आप ये कहेंगे कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ तो आइडिया दे कम से कम ऐसे तो नहीं चलेगा सही है सही है सही अच्छा सही और एमएल एमएल बात तो कर सकती है ना मसला तो नहीं है ना इसका जी मिल जाते हैं आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए $2000 में मिल जाता है 5-5 लाख के प्रोजेक्ट होता है भाई क्या बात कर रहे हो जी एमएल बताइए क्या हो गया ज्यादा लग गई क्या बात ही नहीं कर पा रही हैं तो अरे इग्नोर करें बस आगे वरना तो फील करती रहेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी बताएं ना क्या किस तरह बनाएंगे वेबसाइट आपके ध्यान में क्या आइडिया है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक अमाउंट मिले कि भाई इतना पे करेगा एफटेक आपको तो आप क्या किस तरह का डिजाइन बनाएंगे बताएं तुम बताओ भाई तारिक भाई जरा खामोश रहे सबके सुने सुने पहले खामोश रहे तारिक बताओ बिलाल खामोश रहो सुनो जरा सही 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 है मोहम्मद अली सही है करने के लिए कि कौन कौन से सही है सही है लोगो आ गया नेविगेशन बार आ गई कोर्सेज की डिटेल्स आ गई बिल्कुल टाइमिंग्स आ गई सही तो भाई इस तरह से हम कर सकते हैं तुम लोग बताओ भी देखो अब्दुल्ला सही सही है सही है तो भाई इस तरह से हमने देखा कि हम इस तरह से ना डिजाइन कर सकते हैं अब यहाँ पे देखो हमें ना अगर ये पॉइंट्स अगर हम ध्यान में रखेंगे तो एक अच्छे एक्सपीरियंस को ना हम अचीव कर सकते हैं यानी अच्छे डिजाइन को अचीव कर सकते हैं अगर हमने अच्छे डिजाइन को अचीव कर लिया तो क्या होगा हम यूजर के अच्छे एक्सपीरियंस को भी अचीव कर लेंगे और यूजर एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा हमें कैसे मिलेगा हमें यूजर एक्सपीरियंस अब्दुल्ला फीडबैक से
लेकिन 100 में से 10 लोग देंगे देंगे वही हमारे यूजर एक्सपीरियंस होगा। जी हाँ बताओ। जी सर सुन रहे हैं। हाँ हाँ टीचर्स का कर सकते हैं, आप फैकल्टी मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं कि यार ये टीचर जो है ये पढ़ाते हैं, ये टीचर्स है वो ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ऐसा हो सकता है। फोन नंबर मत देना भाई, क्या हो गया यार। हाँ ईमेल एड्रेस बता दो, उसमें मसला नहीं है, स्पैम में डाल देंगे। अच्छा नहीं, ये इंटरेक्टिवनेस में आ जाती है ना, इससे क्या होता है कि जो एक बंदा है ना वो टीचर से कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, या स्टूडेंट है कोई। अब आपने एपटेक की वेबसाइट बनाई है स्टूडेंट्स के लिए, लेट से एप स्टूडेंट्स का पोर्टल है, वहां पे क्या होगा, अगर टीचर्स के ईमेल्स होंगे ना तो बच्चा क्या करेगा, स्टूडेंट क्या करेगा, उसको फोन नंबर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली क्या करेगा, ईमेल पे जाएगा और स्टूडेंट टीचर को डायरेक्टली ईमेल कर देगा, तो ये एडवांटेजेस मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप इन सारे टूल्स को, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको भी जहन में रखोगे ना, तो आप एक अच्छी वेबसाइट पे जा सकते हो, यानी कि अच्छी जैसे कहते हैं ना डिजाइन पे आ सकते हो। एक अच्छा डिजाइन लीड करेगा आपको किसकी तरफ, अच्छे यूजर एक्सपीरियंस की तरफ, और वो यूजर एक्सपीरियंस आपको फीडबैक से मिलेगा। अच्छा ऐसा होता है, अगर 100 पीपल हैं, ठीक है, और आपको 10 लोग ऐसे हैं जो वेबसाइट जिनको बुरी लगती है, या 10 लोग ऐसे जिनको अच्छी लगती है, बाकी 90 लोग जो है ना उन्होंने कोई फीडबैक नहीं दिया, लेकिन हमेशा वो बंदा लास्ट में डिसलाइक करेगा या नो कहेगा आपके एक्सपीरियंस पर, यानी डू यू लाइक द पेज, वो कहेगा नो, जिससे वेबसाइट का वो पेज बुरा लगेगा, है ना। हमेशा नेगेटिविटी बताई जाती है। आप लेट से आपको अगर मैं बताऊं, तो आपने फीडबैक का सेक्शन रखा, 10 तो पर्सन थे जिन्होंने लाइक किया वेबसाइट, जिन्होंने कहा यार अच्छा डिजाइन है, लेकिन 90 लोगों ने नहीं किए। उन 90 में से 4 लोग ऐसे थे जिनको बुरी लगी वेबसाइट, लेट से, या 10 लोग ऐसे थे जिनको बुरी भी लगी, तो वो लास्ट में डिसलाइक जरूर करेंगे, वो कहेंगे कि यार फीडबैक में लिख देंगे कि यार मुझे अच्छी नहीं लगी, या यस और नो का अगर पूछूंगा कि डू यू लाइक द पेज, तो वो कहेंगे नो। बेशक अपना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे, लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड लास्ट में शो करेंगे अपना, ठीक है, कि भाई ये बुरी लगी है वेबसाइट। वहां से आपने देखना है कि भाई 10 यूजर्स को मेरी वेबसाइट बुरी लगी है, इसका मतलब है इसके अंदर कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। नहीं, वेबसाइट मैंने अपने लिए नहीं बनाई, वेबसाइट मैंने यूजर के लिए बनाई है। अरे आपको सही करने का मतलब, और आपको सही लगने का मतलब और है, और यूजर अगर 100% कह रहा है कि यार हाँ गलत लग रही है, तो फिर आपको अपना जहन बदलना पड़ेगा। हाँ आपको सोचना पड़ेगा, अगर वो तुम इनपुट में ले रहे हो तो पता चल जाएगी क्यों परेशान करोगे। नहीं भाई, उस वक्त तो मुझे आती भी नहीं थी वेब डिजाइनिंग यार, जब जब से बनी मैंने। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने पर्सोनास बनाने हैं कि यार ये किस किस तरह से लोगों के पास जाएगी, कैसे कैसे लोग इसको यूज करेंगे, उनके क्या क्या परसेप्शन होंगे। लेट से एपटेक की वेबसाइट, जरा मेरी बात सुने, एपटेक की वेबसाइट, यहाँ एपटेक में ना ऐसे भी बच्चे आते हैं जो कि 6 से 8 साल का बच्चा है, मैंने देखा है यहाँ पर, और यहाँ पे 6 क्लास का भी एक स्टूडेंट है जो मेरे पास पढ़ता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हर हर टाइप का जो इंसान है ना उसके लिए हमें वेबसाइट डिजाइन करनी है। यहाँ पर मैंने ऐसे लोगों को भी पढ़ाया है जो कि मेरे पेरेंट्स की एज के हैं, लिटरली। मैंने यहाँ पर ऐसे लोगों को भी पढ़ाया है जो मेरे पेरेंट्स की एज के हैं, और मैंने यहाँ पर ऐसे लोगों को भी पढ़ाया है जो कि ना मेरे भांजे भतीजों की एज के हैं, मतलब 8 साल का बच्चा है, 8 से 6 8 साल की बच्ची है, सही है। इसका मतलब क्या है, और मैं को यहाँ पे बचपन में ऐसा नहीं है कि मुझे 10 साल हो गए यहाँ पढ़ाते हुए, या सेंटर की पहली क्लास मैंने ली होगी, मुझे यहाँ 1.5 2 साल से ज्यादा नहीं हुआ, मैं अपना काम भी कर रहा होता हूँ यहाँ पे, अपडेट में कर होता हूँ। इस इतने छोटे से अरसे में मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने किस किस फैक्टर के अंदर लोगों को पढ़ाया है, कि मैंने अपने पेरेंट्स की एज के लोगों को भी पढ़ाया है यहाँ पे बैठकर, ठीक है, और मैंने अपने भांजे भतीजे जो मेरे जान है रिलेटिव्स के अंदर, उनकी एज के बच्चों को भी पढ़ाया है, यानी 7 साल का बच्चा, 7 साल की बच्ची, 6 साल के बच्चे बच्चियां, ठीक है। अभी करंटली एक स्टूडेंट है, 6 क्लास में पढ़ता है वो। 6 क्लास का बच्चा कितने साल का होता है, 9 10 साल का, 11 साल का, है ना, मैक्सिमम 12 का। अब ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इस इतना ही होता है ना भाई, इतने बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। अब वो बच्चे भी एपटेक की वेबसाइट को विजिट करेंगे, और वो जो मेरे पेरेंट्स की एज के स्टूडेंट्स थे वो भी मेरे वेबसाइट को विजिट करेंगे,
हर बंदे का पर्सपेक्टिव अलग अलग होगा। एक सोचेगा कि येलो कलर बहुत बुरा लग रहा है, एक सोचेगा येलो कलर बहुत अच्छा लग रहा है, एक क्या है बस सही है, काम चल जाएगा। ठीक है, हमें उन सब के पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना है। अब बेशक हमें दो लोग बुरा फीडबैक देंगे लेकिन एक अच्छा फीडबैक देगा, उन दो को ऐसा करना है कि उस एक का अच्छा रहे और इन दो का भी अच्छा हो जाए। सही जी। हाँ जल्दी बताओ। किसके साथ? हाँ, पेरेंट्स के एज के बच्चे थोड़ी हैं, वो क्या हो गया। ठीक है। हाँ फिर सही रहा, मजा आया यार। एपटेक में तो मैं सही बताऊं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बोर नहीं होता यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। खैर, इन चीजों को ध्यान में रखना है, मेन टूल्स को, वेबसाइट को इतना इंटरेक्टिव रखना है कि अगर 70% बुरा फीडबैक आ रहा है और 30% अच्छा है, तो वो 30% तो अच्छा रहे ही, लेकिन ये 70% भी कोशिश करनी है कि ये एग्जैक्टली बैड से गुड हो जाए। समरीज है इस सेशन की, देख लें। शुक्र कर रहे हो। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।